हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सेनेट इंतखाबात शुरू होने में तकरीबन 35 घंटे बाकी हैं, उसके बाद सेनेट इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे परसों सुबह से। जो आज की बड़ी ख़बर सुबह आई वो सुप्रीम कोर्ट की वो राय थी जिसके बारे में हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस के थ्रू रुजू किया था कि क्या जो सेनेट इलेक्शंस हैं उसमें शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग की गुंजाइश निकल सकती है। उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो इलेक्शंस होंगे सेनेट के वो आइन में मुरवजा जो तरीक़ाकार दिया गया है सीक्रेट बैलेटिंग का आर्टिकल 226 के तहत उसी तरह ही होंगे। और साथ ही इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत ज़रूर जारी की है कि आप इस बात को इंश्योर करें कि उसमें करप्शन ना हो। वो ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारियों के बारे में लिखा हुआ है। एक चीज़ जो उन्होंने कही वो ये थी कि जो टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करें इलेक्शन कमीशन, मगर ये बात भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ी गई है, उनकी सवाबदीद के ऊपर। अब कुछ इसमें कन्फ्यूजन्स हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन अपना मतलब निकाल रही है, उसमें से हुक्मरान जमात जो है वो अपना मतलब निकाल रही है। तो ज़रा थोड़ी सी पहले बात करेंगे कन्फ्यूजन की। तो आपने खुद बातें कर दी। एक तो लोग सबसे जो मेरे ख्याल है कि जो मेन गलतफहमी है वो ये है कि ये फैसला है, ये फैसला नहीं है, एक राय है, ठीक है, ये जुडिशल ओपिनियन है जो शायद बाइंडिंग हो लेकिन इसको हम जजमेंट नहीं कह सकते। दूसरा, मैं टीवी देख रहा था आज और पता नहीं, और सोशल मीडिया पर भी जो बातें चल रही हैं अल्लाह जानता है वो कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जी नहीं अब बार कोड लगेगा इसके ऊपर और टेक्नोलॉजी का ये मतलब है, फिर उसके ऊपर बाकायदा तबसरे हो रहे हैं कि ये बार कोड स्कैन कौन करेगा। वो यार किसी ने कोई बार कोड की बात ही नहीं की। तो बिल्कुल जैसे आपने, मैं एक दफ़ा दोहरा भी देता हूँ ताकि समझ आ जाए, सवाल पूछा गया था या ओपिनियन राय किस चीज पर ली गई थी कि क्या ये इलेक्शन भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होगी, मतलब आर्टिकल 226, जिसका मतलब है कि जैसे सदर पाकिस्तान के इलेक्शन होती है या सेनेट के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन या स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नेशनल और तमाम जो सूबाई असेंबलीज के वो सीक्रेट बैलेट से होती है। क्या ये भी होगा? और पॉइंट 1 अगर ये बंदा पढ़ ले जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हाँ, द इलेक्शंस ऑफ द सेनेट विल बी हेल्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सीक्रेट बैलेट। अब उसके साथ साथ जाहिर है जो आपने अभी कहा है कि जी लेकिन इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए, जो पहले इलेक्शन कमीशन का काम था। और जहां तक ये टेक्नोलॉजी की बात है ये भी एक सजेशन है। और जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए इसमें ये कहा गया है कि इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए अगर कानून साजी की जरूरत है तो वो पार्लियामेंट करेगी। और ये भी एक कंडीशन डाल दी है, बस आखिरी बात, कि उस कानून साजी में आप कोई ऐसा कानून नहीं ला सकते जिससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर कोई कमी आए। तो एक बड़ा मिडिल ऑफ द रोड है। जाहिर है कि जो हुकूमत चाहती थी वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, और अब जो स्पिन हो रही है उसकी मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, समझ नहीं आ रही, इसीलिए हमने अपने साथ आज मदऊ किया है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब को। सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया क़य्यूम हमें ज्वाइन करने का। आप ही से पूछ लेते हैं, क्या इस फैसले में कोई कन्फ्यूजन है या ये फैसला बिल्कुल क्लियर है? राय बिल्कुल जी। पहली बात तो ये कि आप एक चीज़ मिस कर गए, और वो थे जस्टिस याया आफरीदी का जो नोट है जिसमें उन्होंने कहा इख्तलाफ आज बिल्कुल कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ही नहीं बनता, ये सवाल ही नहीं था, लिहाजा ये रेफरेंस जो है वापस कर दिया जाए, ये सवाल ही नहीं बनता। अब अगर आप इस यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। याया आफरीदी से आ ही गए हैं तो मेरा जो है अवामी सवाल वो भी ऐड कर लें अपने जो जवाबात हैं उनमें, कि ये जो कंसर्न आर्टिकल हैं खुफिया बैलेटिंग के बारे में, इनकी क्या अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल थी या उर्दू इतनी मुश्किल थी या इंतहाई फ़लसफियाना अंदाज में ये खुसूसी आर्टिकल लिखे गए थे कि हुकूमत को जो मेरे मोहल्ले का जीरा भी समझ सकता है कि ये जो है ब्लैक एंड वाइट है, इसमें कोई फ़लसफ़ा नहीं है, हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा था। तो हुकूमत आखिर किस ख्वाहिश के तहत क्या चाहते हुए ये सुप्रीम कोर्ट से पूछने गई, अपना और सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त मद्देनजर ना रखते हुए? देखें, इस बात का तो बड़ा ही आसान सा सवाल है कि हुकूमत शायद हर हरबा इस्तेमाल करना चाहती थी जिससे कि उसकी मंशा के मुताबिक कानून बन जाए या सारा कुछ हो।
तो उसमें आप ये देखें कि अब अगर हम हुकूमती अरकान उनके बयानात सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे जजमेंट जो है वो उनके हक के अंदर गई है। अभी ज़रार खोड़ो साहब ने और जैदी साहब ने जो है वो इब्तदा में ही बताया कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था जो भेजा था, वो यही था कि क्या ये सेनेट इलेक्शन जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि सदर, वज़ीर आज़म और दूसरे हैं। और ये अटॉर्नी जनरल का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था वहाँ पे कि अगर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो जाहिर है फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ही आप सीक्रेट बैलेट को जो है वो कर सकते हैं। अब जाहिर है ये जानबूझ के एक कन्फ्यूजन फैलाई गई है और इसके पीछे जो भी मकासद हो सकते हैं, पॉलिटिकल मकासद मेरे ख्याल में ज़्यादा थे कि हमने जो भी सुना वो ये हुकूमती ईवानों की तरफ से ही सुना कि 35 करोड़ से 70 करोड़ का जो है वो रेट चला गया। अब ये रेट निकाल कौन रहा था? प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इतला देने के लिए थे या कोई एक्शन भी लेना चाहिए था? क्योंकि अगर कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है और वो बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इल्म में है तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से राय तो नहीं लेने जाएंगे, वहाँ पे तो कानून हरकत में आना चाहिए। और इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए था कि जी ये फ़लाँ शख्स हैं, जैसा कि अटॉर्नी जनरल कहते रहे कि नोट बैगों में नोट भर के जो है वो लोग इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं। उनको ये पता था कि लोग हैं और बैग में नोट भी हैं और वो बैठे हुए भी इस्लामाबाद में हैं, लेकिन उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? तो सिंपल सा सवाल ये था कि जो खुफिया इलेक्शन होते हैं क्या सेनेट इलेक्शन भी उसी ही में आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी हाँ बिल्कुल, ये खुफिया ही रहते हैं। अब यहाँ पे सवाल एक और भी पैदा होता है कि कानूनी सवाल क्या होता है जिसको एड्रेस करना था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो यही था कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उसके बाद जो मेरी कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनके मुताबिक जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड कर दिया, अब 218 की और सिक्रेसी ऑफ बैलेट के हवाले से 1967 की अयूब खान के दौर की एक जो जजमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे हेल्ड किया गया कि सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है। तो जब वर्कर्स पार्टी वाला केस भी सेटल्ड है, आंसर यानी कि आंसर मौजूद है जी। ये वाली जो नियाज अहमद वाली जजमेंट है इसके अंदर भी आंसर मौजूद है। तो ये तो बातें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी ही नहीं। तो जब ये सब चीज़ें सेटल्ड हैं, सवाल तो इसलिए पूछा जाता था कि अवामी मुफाद में कोई इबहाम ऐसा कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए, तो वो तो बिल्कुल नहीं था। तो मैं तो इसको भी इस तरह से देखता हूँ कि ये जो हुकूमत लेके गई थी, यानी कि हुकूमत इस कदर कंफ्यूज है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाती है, वो ऑर्डिनेंस भी लेके आती है। उनका ऑर्डिनेंस जिसके जरिए वो कह रहे थे कि ट्रेसेबल बैलेट है, और फिर कोर्ट के पास भी जाती है और फिर उनके पास अटॉर्नी जनरल जाके कहते हैं कि मैं इतना बड़ा बोझ जो है अपने कांधों पे नहीं ले सकता हूँ। तो बिल्कुल मैं तो ये सिंध हाईकोर्ट बार की तरफ से जो आर्गूमेंट आया था कि इदारों को इस्तेमाल करने के लिए अपने पॉलिटिकल विम्स के लिए जो है वो ये एक कोशिश थी। तो ये तो सब मतलब बेसिकली तो यार ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया था कि जैसे देखें हम इतना कमिटेड है और क्या टाइम पास करने के लिए रहेगी। ये लग तो ऐसे ही रहा है ना सर, बिकॉज देखिए आपको याद होगा कि जब भी हमने इस पे पहले डिबेट की है, नतीजा हमारा क्या था जब ओपिनियन पूछा था, क्या था? हमने कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट ने कहना है कि सर ये ले आपकी प्लेट और ये ले आपका निवाला, आप खुद खाएं इसे। बिल्कुल जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन में हुआ था। और इनफैक्ट ये मेरा ख्याल सदर पाकिस्तान का दूसरा रेफरेंस है जो वापस दिया गया है। और अगेन जैसे अभी कयूम साहब ने पॉइंट किया था ना डिसेंटिंग नोट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने तो चले ये सारी सिक्के लगा दी, बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का तो कहना है कि सर ये तो सवाल ही नहीं था यार, ये पूछने की बात ही नहीं बनती, सब जब सवाल ही नहीं है तो मैं जवाब क्यों दूं? नहीं ये बिल्कुल ऐसा है, दैट्स एन इंसल्ट यार। जस्टिस ज़रा खोड़ो ये बताइए ये बॉल पॉइंट है या मिसाइल है? मैं जरा कुछ ऐसा की ओपिनियन चाह रहा हूं। मैं कहूंगा यार वो सब खुदा का खौफ करो यार। हां तो ये ऐसा ही है। तो बहरहाल अब ये तो सारा कुछ हो गया। अब कल बैलेट पेपर्स भी छपेंगे और सारा कुछ होगा, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दें कयूम के क्या इन पे बारकोड लगेंगे, क्या कोई ऐसी कदगन लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने या उन एंकरों पे बारकोड लगेंगे जिन्होंने ये बात की है कि बारकोड लगेंगे? वो यहाँ लगना चाहिए बारकोड यार, ताकि स्कैन भी करो तो ना होते रहे। जी कयूम भाई सॉरी। अच्छा
अच्छा, इसमें जो आपने भी जो है वो पढ़ लिया है, मैंने भी पढ़ लिया है, मुझे तो कहीं ये लिखा हुआ नजर नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी हो। जैदी साहब ने कहा कि हिदायत दी है, हिदायत या डायरेक्शन जो है वो कोई नहीं है। हाँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इट इज रिक्वायर्ड कि ये कि भी वो जो है वो सारी चीजें करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये बार कोड वाली बात जो है वो कहाँ से आई? वो बार कोड वाली बात जो है जी वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जब देखा, उनको भी समझ आ रही थी, जब अपने आर्गुमेंट का उनका 10वां 11वां दिन था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक और ऑप्शन, 2 ऑप्शन उन्होंने फिर रखे। उन्होंने कहा एक तो ये है कि आप ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कह देंगे कि तो तुम्हें मामला ही खत्म हो जाएगा। अब कोई नहीं ये कह रहा कि जो इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए थे उसका क्या हुआ, क्योंकि वो यही था कि वो ट्रेसेबल हो सकता है। तो अब अगर वो ही नहीं है तो मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस कानून के तहत जाके नीचे वो बारकोड लगाएगा। अब इसके लिए ये एक्चुअली अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ये था कि अदालत पे सीक्रेसी ऑफ वोट जो है उसके हवाले से, और फिर उसमें के भी बारकोड जो है वो लग सके, आइडेंटिफाइबल हो और ट्रेसेबल हो। तो ये ट्रेसेबल होने का तो मैंने तो देखा यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हुकूमत के लोग जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। उनको पता है कि डिटेल रीजंस के अंदर 59(2)B मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से भी शायद सुप्रीम कोर्ट और कुछ कहेगी। यही आज सेंटर फैसल जो है वो यही कह रहे थे। तो मुझे तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर नज़र नहीं आई हैं। अब क्या इसके अंदर कोई बाइंडिंग पीरियड है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो कि इस ही इलेक्शन के लिए ये करना है? नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत सारी, अब 67 की जजमेंट 1967 से है, 1967 और आज जो है 2021 है। तो कितने इलेक्शंस इस जजमेंट के होते हुए आए हैं? तो क्या वो उन सब के अंदर बारकोड लगे थे या कोई ऐसा टेम्पर किया गया था कि कोई बैलेट ट्रेसेबल हो? उसका एक मैकेनिज्म है। देखें, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को इस्टेब्लिश करने के हवाले से प्राइमा फेसाई आपको एक एविडेंस जो है वो लेके आना पड़ेगा अंडर दिस एग्जिस्टिंग लॉ। तो उसके बाद जाके ये मामला आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चलेगा कि वो जो एविडेंस आई है वो प्राइमा फेसाई इस काबिल है भी कि इस पे कोई एक्शन लिया जाए, या महज जो है वो वीडियो है। अब वो वीडियो किस तनाजुर के अंदर है, उसकी हैसियत क्या है? सही बात जी। आपने सुना अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की राय, और जो कन्फ्यूजन्स थी वो भी हमने कोशिश की कि उनको देखा जाए और उनको क्लियर किया जाए। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्टेटस को बरकरार रखा है तो पार्टियां हर तरफ मुतहर्रिक हो चुकी हैं। पंजाब में तो आपको पता है कि वहाँ पर ऑलरेडी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 5 नून ले गई, 5 PTI ले गई और 1 जो है वो मुस्लिम लीग काफ को मिल गई, जिनकी 10-11 सीटें हैं, मगर उनको 46 चाहिए थी, मगर फिर भी चौधरी परवेज इलाही ने मैन ऑफ द मैच अगर पंजाब में किसी को जाता है वो चौधरी परवेज इलाही को जाता है कि डिस्पाइट नॉट बीइंग ऑन द टीम उन्होंने छक्का मार दिया। बिल्कुल, आई मीन ये सोचो यार, सही बात, बंदा खेल भी नहीं रहा फिर भी छक्का मार दिया। अच्छा, अभी जो है MQM ने यकीन दिलाया है हफीज शेख साहब को, और MQM का यकीन आपको पता है फिर क्या होता है। तो हम आ जाते हैं सिंध की तरफ, जहां इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अपोजिशन जिसमें PTI, मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA के अरकान हैं, वो एक निजी होटल में इस वक्त जो है उनको रखे हुए हैं। और उसकी वजह ये है कि जो अपोजिशन लीडर हैं PTI के खुर्रमशेर ज़मान, उन्होंने आज ये दावा किया है कि PTI के 3 जो हैं MPA उनको गायब कर दिया गया है, उनसे राब्ता नहीं है और वो कहाँ हैं। तो वो उन बेचारों को भी बड़ी हैरत हुई कि हम कहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी वीडियो के ज़रिए ही अपने ही लीडर थे कि हम कहाँ हैं। पहले सुन लीजिए उनकी बात यह है कि मेरा भाई खुर्रमशेर ज़मान साहब, अभी मैंने सुना, कह रहा था कि हमारे 3 MP अगवा हो गए। अरे भाई, हमें कौन अगवा करेगा? क्यों अगवा करेंगे? हमें कोई अगवा क्यों करेगा भाई? बात यह है कि बस पार्टी से हम मायूस हैं, हम नाराज हैं। मैंने कितनी मर्तबा खान साहब को इस्लामाबाद जाके कहा
यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, भाई सिंध के लिए खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हो, सिंध के लिए कुछ सोचो, हमें कुछ दो, हमें फंड्स वगैरह दो, हमने वोट उठाए हैं, सिंध के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है पीटीआई को, 50,000 वोट तो मैंने उठाए। तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, ना तो गवर्नर साहब ने कभी सुनी। मैं चलाता रहा, शोर मचाता रहा, लेकिन खान साहब ने ना सुनी, ना गवर्नर साहब ने सुनी, ना ही कोई हमारे तरफ किसी ने कोई ध्यान दिया। मेरे भाई सिंध के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, इस वजह से मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सिंधी हूं। बात यह है कि ये कहते हैं कि सिंध हमारा नहीं, क्यों नहीं भाई? आप जब खुद कहते हैं सिंध आपका नहीं, तो हम कैसे? एक तो आपने जो टिकटें बांटी, कमरे में जाके गवर्नर हाउस में टिकटें आपने बांटी और हमसे पूछा तक नहीं, आपने फोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं, हम बुलाया नहीं हमें। भाई हम ये जो आपने जो नुमाइंदे दिए हैं सेनेट के लिए, हम नाराज हैं पार्टी से, हम मायूस हैं पार्टी से, हम इन लोगों को, इन उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। और बाकी रही बात अगवा वाली, हमें कौन अगवा करेगा भाई? अल्लाह खैर करेगा, हम अपने घर बैठे हैं, कोई अगवा वगैरह नहीं, मैं बैठा हूँ सही सलामत आपके सामने बैठा हूँ। मेहरबानी। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा, था भी से हैं भी से रहूँगा इंशाल्लाह। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंध के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो सिंध को मातड़ी माँ का सलूक किया गया, तो सिंध के साथ ये ओवरऑल जो सूरत हाल चली, हमारी गवर्नमेंट आवाम को डिलीवर नहीं कर सकी। इस 2.5 साल के अंदर हम आवाम को डिलीवर नहीं कर सके। और इस वक्त ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, और उस सेनेट के इलेक्शन में ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जिनके बारे में ये सुनने में आ रहा है कि जी वो उन्होंने पैसे देकर वो टिकट ख़रीदा है। तो ये सुनने की हद की बातें हैं। तो मैं इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं। तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपना वोट ऐसे कैंडिडेट को नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के आइन ने ये हक दिया है कि मैं ऐसे लोगों को जो टिकट पैसों पर खरीद कर आते हैं, मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं दूंगा। मैं जिन लोगों से मुतमईन हूँगा उनको वोट दूंगा, और मैं तहरीक इंसाफ का हूँ, रहूँगा इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। जी, ये थे 2 MNA PTI के मीर शहरियार शर और करीम बख्श गबोल, जिनके बारे में PTI का दावा है कि वो अगवा हो गए, मगर वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम अगवा नहीं हुए हैं और हम जो है पार्टी के ख़िलाफ़ वोट करेंगे। सिंध में बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है। एक वक्फ़ा लेते हैं और फिर आपको नंबर्स गेम के बारे में बताएंगे। वेलकम बैक। सिंध में खेल दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। सेनेट के हवाले से 11 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी का दावा है कि 6 तो उनकी सिक्योर हैं जो उन्हें मिलनी हैं। उनकी निगाह है कि 7 से लेके 9 तक सीटें उनका दावा है पीपल्स पार्टी का वो सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि एक सीट जो है वो MQM की विमेन सीट है। उनका ये ख्याल है कि PTI वाले शायद MQM को वोट ना दें, और जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पर शायद MQM वोट ना दे, और पीपल्स पार्टी की जो यहाँ पे सूरत हाल है वो मजबूत हो जाए। देखना यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं। देखिए PPP कॉन्फिडेंट तो बहुत है, लेकिन क्योंकि 11 पे 11 पर लोग खड़े कर दिए, हालांकि बनते उनके कितने 6 हैं। ये जो अभी मीर शहरियार शर साहब का जो मैं देख रहा था, बड़ा मज़ेदार वीडियो है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका जो अंदाज़े बयान है, मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अब आप ये चेक करें कि अपनी लोकेशन इतनी खुफिया रखी है कि जो कुर्सी है उसके ऊपर भी काला कपड़ा शनाया हुआ। अगर ये जी फुटेज चल रही है, ये देखो उसके ऊपर भी काला कपड़ा है और पीछे भी काला एक वो कर्टन लगाया हुआ है। ये मुझे वो पता है क्या याद आ रहा है, वो जो ये दाइश वाले अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस नहीं बनाते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे वो वाली फील आ रही है। सवाल ये है कि पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे कौन है? मुझे तो लगता है जैसे वीडियो खत्म हुई होगी पर्दा हटेगा और पीछे चल रहा होगा चला धीरे चला और जदारी साहब भी कहेंगे कैसा दिया मुझे हो तो मीर शहरियार जैसी, ये भी है, वरना ना हो। बिल्कुल। और बाहर इसकी एस्थेटिक वैल्यू पर बात कर रहे हैं। सिंध में प्रॉब्लम है, जैसे हमने बताया कि एक मकामी होटल के अंदर इस वक्त जो है अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको, जो MPAs हैं उनको जमा करके ठहराया गया है ताकि मीर शहरियार और करीम बख्श गबोल जैसे 2-4 और गायब हो गए तो जाहिर है इसका मतलब है कि एक आध सीट और गायब हो सकती है। यही सूरत हाल जो है कमोबेश
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में ये हुआ है कि वहाँ पर जो सीटें हैं, ज़ाहिर है बाप की मेजॉरिटी है वहाँ पर, PTI उनकी इत्तेहादी है, ANP भी इत्तेहादी है, और दूसरे हैं टोटल 45 वोट, जो 45 अरकान असम्बली जो हैं वो हुक्मरान जमात के हैं, जबकि जो 22 हैं वो तकरीबन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वालों से जो तय अभी तक हो गया है वो ये है कि 4 सीटें आपको मिलेंगी, और बाकी जो है वो हुक्मरान जमात और वो जो सारे हैं वो लेकर के जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी बड़े मज़े की गेम हो रही है। हम कोशिश करेंगे हमारे साथ हमारे बल्कि जो ब्यूरो चीफ़ हैं कोयटा में अली शाह, उनसे भी ये बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो अच्छा, आज मैं देख रहा था तो वहाँ अपोजिशन ने कहा है कि नहीं 4 कम है, हमें कम से कम 6 दी जाएं। अभी तो वो बार्गेनिंग और बलूचिस्तान, आपको पता है बलूचिस्तान क्योंकि मेन स्ट्रीम की आय से दूर होता है, फोकस नहीं होता है, तो वहाँ असल काम तो वहाँ चलता है। और ये बात हमने देखी जब नसीर भी बन जाता है कभी-कभी। हाँ, में जो आज़ाद उम्मीदवार वहीं से आते हैं। हाँ, मसलन जो हमारे इस वक्त सेनेट के चेयरमैन हैं, मुल्क की तारीख में ये पहला मौका है कि सेनेट का चेयरमैन बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुआ था। और वो सेनेट के चेयरमैन बन गए डिस्पाइट अपोजिशन की जो अक्सरियत थी। अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से। अली शाह, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? देखिए, बलूचिस्तान में आज दिन भर अपोजिशन जमातों के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। साथ ही जो हुकूमती जो इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी साहब हैं वो भी खसूसी तौर पर कोयटा आए हैं। उन्होंने मुलाकात की है बलूचिस्तान मुस्लिम पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से, मौलाना गफूर हैदरी से, दिगर जो सियासी रहनुमा है उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो कंपोनेंट पार्टीज है, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचिकजई और साथ ही BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और इसके अलावा मौलाना गफूर हैदरी JUIFA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके दरमियान भी दिन भर यहाँ पर जो मुशावरत का सिलसिला है वो। तो अली शाह, आपको लगता है कि अपोजिशन जो है वहाँ पर उतनी ही सीटें लेगी जितनी उनका वादा किया गया है, या वहाँ पर हम कोई सरप्राइज देख सकते हैं? मेरे ख्याल में ये जो सेक्रेट बैलेट है इसके बाद सरप्राइज एक्सपेक्टेड है। आज सादिक संजरानी साहब ने PDM के जो रहनुमा है उनसे मुलाकात की और उनको ये ऑफर किया है कि यहाँ पर 12 नशस्तें खाली है सेनेट की। सादिक संजरानी साहब ने ये ऑफर दिया जो PDM की कंपोनेंट पार्टीज है कि 4 नशस्तें आप ले, बाकी 8 अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उनको लेने की तादाद 45 बन रही है। उनका कहना था कि 8 नशस्तें हमें दे, बाकी 4 आप दे, लेकिन अपोजिशन के जो अरकान थे या जो उनके कायदीन है वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने नहीं माना, बल्कि उनका ये मुतालबा था कि 50-50 पे जाना चाहिए। 6 नशस्तें जो है PDM को मिलनी चाहिए और साथ ही 6 नशस्तें जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को। लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की जो तादाद है उनकी ज्यादा है, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बाप पार्टी है उनके अरकान की तादाद 24 है। इसी तरह जो PTI है 7 है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है। इंटरेस्टिंगली अवामी नेशनल पार्टी चूंकि PDM का हिस्सा है, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान जो अवामी नेशनल पार्टी है वो PAP का हिस्सा है। यहाँ पर उनकी तादाद जो है 42 यहाँ पे बन रही है हुकूमती इत्तेहाद की। जो अलीशा जैसे यहाँ हुआ है कराची में कि एक मकामी होटल में उनको महफूज कर लिया गया है अपोजिशन का जो इत्तेहाद है PTI के उसमें, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ है कि MPs को किसी जगह ले जाया गया हो, या उनको टिल द टाइम सेनेट इलेक्शन खुले घूम रहे हैं, या वो खुले घूम रहे हैं? नहीं, खुले तो इस तरह नहीं घूम रहे हैं। तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी कोशिश ये है कि जितने भी अपने उनके अरकान है अपने पास ही रखें। अपोजिशन के जो अरकान है वो थोड़े बहुत चूंकि ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज है, वो JUIFA हो या BNP मेंगल हो, उनकी तादाद 21 बन रही है इन 2 जमातों की। एक रुकन है PKMAP का, एक आज़ाद उम्मीदवार है नवाब असलम रईसानी साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान। तो इनकी टोटल तादाद जो है वो तो 23 बन रही है। ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये इंटैक्ट है। सबसे जो ज्यादा खतरा है वो हुकूमती इत्तेहाद पर है, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बहुत ज्यादा इख्तिलाफात जो है वो सामने आए हैं। उनकी जो कायदीन है
उनसे हम मुसलसल बात कर रहे हैं। ये जो पीटीआई बलूचिस्तान के यार मोहम्मद रिंद हैं, पिछले 2 दिन पहले उन्होंने खुल के बातें की बाप के खिलाफ, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा सेनेट के इलेक्शन पे? यकीनन उसका उसद साहब इम्पैक्ट जरूर है। उनका अपना बेटा जो है सरदार खान रिंद, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 अरकान हैं। अब एक उनके उम्मीदवार से सैयद ज़हूर आगा, वो भी विड्रॉ हो गए। अब बात यह है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। जो पीटीआई के यहाँ पर अरकान है उनमें तशवीश पाई जाती है कि हमारी तादाद 7 है। इधर जिस पार्टी के पास 3 या 4 है उनके भी इम्कानात है कि वो अपना सेनेटर जो है यहाँ से मुंतखब कर सके। अब वो भी अपनी जो क़ियादत है उसके सामने मेरे ख्याल में उस अंदाज से अपना मुकदमा जो है वो पेश। अच्छा, आजाद उम्मीदवार के तौर पे सुना है अब्दुल कादिर भी लड़ रहे हैं, वो कितना बड़ा खतरा है? वो तो उन्होंने बाप वो बड़ा खतरा है, सितारा अयाज बड़ा खतरा है, इस्लाम है वो बड़ा खतरा है। अब्दुल कादिर जो है वो तो इस वक्त जो वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान है जाम कमाल खान का कहना था वो तो पहले पीटीआई के रास्ते से आए, लेकिन बाद में जब इमरान खान साहब पर माउंटिंग प्रेशर आया तो उसके नतीजे में उसे ये कहना पड़ा कि जी हम आपको टिकट नहीं दे सकते हैं, तो वो दूसरे रास्ते से अब इंटर हो गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रास्ते से ही वो दोबारा जनरल सीट के लिए वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है ताईद और तजवीज़ कुनंदा जो है वो भी उसको मिल गए। तो मेरे ख्याल में ऐसे जो उम्मीदवार है उनकी मेरे ख्याल में सेक्रेट बैलेट के बाद कामयाबी जो है वो यकीनी लग रही है मुझे। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। और यहाँ एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ क्या जोड़ तोड़ हो रहा है उसके बारे में बात। वेलकम बैक जी। और अभी थोड़ी देर पहले आप हफीज शेख की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, तो अब एक दफ़ा वापस सिंध की जाने आते हैं। सिंध में इतना मसला पड़ा हुआ क्यों है? 2 लोगों की वजह से, और मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई सिंध की क़यादत को क्या एग्जैक्ट अभी कंप्लेंट है या इशू है या मसला है, और वो 2 लोगों की वजह से। और 2 लोग हैं, एक तो फैसल बावड़ा साहब और दूसरा सैफुल्लाह अब्रो साहब। सैफुल्लाह अब्रो साहब के बारे में तो यार लियाकत अली जतोई जो साबिक वजीर आला रहे हैं सिंध के और जो पार्टी लीडर हैं यहाँ पर पीटीआई के, उन्होंने खुलकर बोला है कि जी उन्होंने टिकट खरीदी है 35 करोड़ में। ये ऑन रिकॉर्ड उनका क्लिप है, अभी मेरे पास है नहीं तो हम चला देते। तो ये जो है ना डीप रूटेड जो डिससेटिस्फैक्शन है कि सर हमें नज़रअंदाज किया, हमें आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी वज़ीर आज़म हरकत में आए हुए हैं, आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू प्ले अ लीडिंग रोल इन पूरी चीज़ों में। तो बाकी पार्लियामेंटेरियन से तो मिल रहे हैं, लेकिन इनसे मेरे ख्याल मिलना और इनसे बात करने का वक्त पहले था, अब थोड़ा लेट हो गया। He was pinning more hopes on the Supreme Court decision. Yeah, anybody who was pinning hopes on the Supreme Court decision, फिर मतलब उनकी जो आपके जो एडवाइजर्स हैं उनको कुछ नहीं पता, सॉरी टू से। हफीज शेख साहब के लिए ये बहुत ही क्रूशल कॉन्टेस्ट है। और वो क्योंकि अगर वो सेनेट में नहीं आते तो फिर वो फेडरल मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर वो फेडरल मिनिस्टर नहीं बनते तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स ओन रूलिंग ये जो कैबिनेट कमिटीज जिनका वो एक अहम हिस्सा है उनमें वो शिरकत नहीं कर सकते। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। बहरहाल क्योंकि 11 सीटों का फ़र्क है यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान, तो मेरा अपना अंदाज़ा यही है जो कि वो जो है शायद हफीज शेख साहब फिर भी ये निकाल लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पे आते हैं जहाँ ऑलरेडी हमने देखा ज़िमनी इंतखाब में नौशहरा में एक अपसेट हो चुका है। फिर एक कोहाट के जो सेनेटर हैं वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया, बिलावल गए भी थे और उन्होंने वो बात, तो जो लुब्बे लुबाब है इस सारी सूरत हाल का वो ये है कि अपोजिशन क्योंकि मुत्तहिद रही तो उसकी जितनी सीटें थी वो तो हैं, अब जो उसे मज़ीद मिलेंगी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका ख्याल है कि कम से कम 1 से 2 सीटें वो पीटीआई के मुंह से निकाल के ले आएंगे, और यही हाल सिंध में दावा किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा और शायद एक लेसन भी होगा कि उन्होंने जिस तरह से तमाम अंडे सुप्रीम कोर्ट की बास्केट में डाल दिए थे और बाकी जमातों की तरह उस तरह काम नहीं किया था, और अब जब इलेक्शन सर पर हैं और वज़ीर आज़म हर एमएनए हर एमपीए से मिल रहे हैं,
और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जब तक बाकी तमाम ऑफिशियल एंगेजमेंट्स कैंसिल हैं, अब वो सिर्फ इलेक्शंस को ही देखेंगे। उन्होंने वो जो कहते रहते हैं घबराना नहीं है, तो अभी ये जो उन्होंने डायरेक्ट कमांड संभाल ली है अगले 3 दिन के लिए तमाम मसरूफियात कैंसिल करके, तो ये घबराहट बन रही है या कुछ और है? देखिए घबराहट तो है। अब अगर लेकिन वो तो हमें कहते हैं घबराना नहीं है सर, वो कहने दें सर, वो हमारे आपके लिए ना, वो अपने आप को तो नहीं कह रहे, अपने आप को आप ना घबराएं, वो घबरा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लियाकत अली जुतोई का आपने जिक्र किया कि जी सैफुल्लाह अब्दो ने 35 करोड़ में टिकट खरीदा है, कौन बेच रहा है? पता नहीं यार, टिकट देने वाले ही बेच रहे होंगे ना। वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है, तो वज़ीर आज़म को भी पता ही तो होगा कि कौन कहाँ ये रेट चल रहा है, कौन ये रेट चला रहा है। जिस तरह हमारे पहले सेगमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के केस के दौरान अटॉर्नी जनरल ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि लोग ब्रीफ केस लेकर के बैठे हुए हैं, और तो बैठे हैं, और यह है कि वो रेट अलग है कि बाहर अगर पेमेंट होनी नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर सैफुल्लाह अब्दो ने पीटीआई का टिकट खरीदा है तो कौन बेच रहा है टिकट? कौन साहब है? मैं भी सर मेरे ख्याल में ये मैं आपको अगले शो के लिए आपको मैं पता करके बता देता हूँ, अभी मुझे नहीं पता ना सर। अगर मुझे पहले पता हो जाता मैं भी कुछ ना कुछ, अगर ना होते तो क्या होते ना सर, हम छोड़ दें ये बातें ना यार। देखिए मेन इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि शायद पहले इतनी अटेंशन नहीं दी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पर बैठ नहीं, दैट इज वन फैक्टर। एक और फैक्टर ये भी है कि शायद फीलिंग थी कि नहीं कहीं से एक इनविजिबल हैंड आएगा और जादू की छड़ी फेर के सब कुछ सेट हो जाएगा। अब वो अभी भी हो सकता है वो कभी भी हो सकता है सर, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अभी के लिए इट लुक्स लाइक के बेशक आप एक इनकलाबी जमात है, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी सी रवायती सियासत भी सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है, और जो आपके पार्टी के अंदर रवायती सियासत समझते हैं उनकी बात सुन लिया करें कभी कभी। मेरा ख्याल है जादू की छड़ी को इस वक्त जो है वो तेल पिलाया जा रहा है, कल निकल आएगी वो। देखते हैं ये तो आने वाला कल ही बताएगा वो सर, आने वाला कल निकल आएगी। देखते हैं इतनी आसानी से लाजिम है कि हम इतनी आसानी से थोड़ी जाने देखते हैं ना सर। अब कल तक भी कुछ छोड़ दो ना, सारी बातें आज ही कर देंगे, परसों भी देख लेंगे। और अभी तो फिलहाल आप ये देखिए, प्रोग्राम बंद कीजिए, उसके बाद कुछ और देखिए।